जय हिंद दोस्तों। आज हम 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए उनके देश निर्माण, यूनिटी और इंटीग्रेशन के कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये है अखंड भारत। ये कोई संकल्पना नहीं है, ये तो हमारे इतिहास की एक हकीकत रह चुकी है। बाहरी आक्रमणकारियों से पहले चाहे जितने भी किंगडम या प्रिंसली स्टेट रहे हो, हमारी भारतीयता हमेशा अखंड रही। हमने अपने कल्चर, अध्यात्म, साइंस, कला आदि से विश्व भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेकिन ये देश खंडित हुआ बाहरी आक्रमण से, जिसमें कि मुगल, टर्क्स शामिल थे, जो फला फूला उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मतभेद, आपसी रंजिश और असमन्वय के कारण। बाद में आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से भारत की रही सही विरासत को लुटा, और जब उनसे 1947 में आजादी मिली तो उसके साथ मिला बंटवारे का रक्तरंजित दर्द। सच्चाई तो ये है कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी देते समय भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को बनाए रखा। मतलब आजादी के समय छोटे बड़े सभी राज्य मिलाकर कुल 565 रियासतें थी, जिनका एनेक्सेशन अंग्रेजों ने एक पैरामाउंटेसी के तहत किया था। ऐसे में उन सभी रियासतों से वादा किया गया था कि ब्रिटिश राज के विड्रॉल के बाद उन्हें अपना राज और पोजीशन वापस दे दी जाएगी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर 565 राज्य, राजवाड़े या प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने और स्वतंत्र देश स्थापित करने का ऑप्शन दिया। इन रियासतों के पास ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज था, ना मिलिट्री स्ट्रेंथ थी और ना ही कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऐसे में इनमें से अधिकांश रियासतों का स्वतंत्र रह पाना लगभग नामुमकिन था। इन रियासतों को यूनाइट किए बिना आज की भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस कॉम्प्लेक्स और असंभव काम को यदि लौह पुरुष सरदार पटेल ने नहीं किया होता तो आपको शायद आज कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाते जाते न जाने कितनी बार वीजा लेना पड़ जाता, और पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी रहती वो अलग। तो आइए जानते हैं कि कैसे ऐसे नाजुक मोड़ पर देश की यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस काम को कैसे अंजाम दिया। ये कार्य संभव हुआ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन से। सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन इस अनसर्टेन सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि अब क्विक डिसीजंस लेने होंगे। कांग्रेस और बाकी मेंबर्स तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने और पूरी कैबिनेट ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरदार पटेल पर पूरा भरोसा किया। 25 जून 1947 को इंटरिम कैबिनेट की एक बैठक के बाद स्टेट्स डिपार्टमेंट नाम का एक विभाग बनाया गया, जिसके हेड सरदार पटेल और सेक्रेटरी वीपी मेनन अपॉइंट किए गए। इसके बाद सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट के राजाओं को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट दिया जो कुछ इस प्रकार था। भारत में रहने वाले लोग और उनकी संस्थाएं देश की एक गौरवशाली विरासत है। हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हैं। कोई भी हमें हिस्सों में बांट नहीं सकता है। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह बैठकर एक साथ कानून बनाएं। भारत के हित और एकजुटता के लिए मैं अपने सारे रजवाड़े मित्रों को कंस्टिट्यूएंट्स असेंबली के लिए इनवाइट करता हूँ। हम भारत के एक जरूरी मुकाम पर खड़े हैं। एक साथ और एकजुट होकर हम देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जबकि अलग अलग होना हमें कई और मुसीबतों की ओर ले जाएगा। इस तरह सरदार पटेल ने कुछ राजा महाराजाओं से मीटिंग करना शुरू किया। 10 जुलाई 1947 को वो पटियाला के महाराजा, ग्वालियर के महाराजा, बड़ौदा के महाराजा और बीकानेर के महाराजा से मिले और उन्हें भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद 24 जुलाई को कई अन्य राजा और महाराजाओं से मिलने के बाद सरदार पटेल और वीपी मेनन ने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके तहत सभी प्रिंसली स्टेट या रियासतों को इंडियन डोमिनियन में शामिल होने के लिए साइन करना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था जिसमें सरदार पटेल ने 3 महत्वपूर्ण के पॉइंट्स को ऐड किया था। वो पॉइंट्स थे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। इन 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के एक्सेशन को अग्री कर सभी रियासतों को इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना था। ये सभी कन्विंसिंग फैक्टर्स थे जो इन सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आकर्षित करते थे। आइए जानते हैं। डिफेंस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल थी, जिसका काम इन सभी रियासतों को किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना था। दूसरा फैक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स।
इसके तहत बाहरी देशों से संबंध और सहयोग, व्यापार, डिप्लोमेसी और दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की सिटीजनशिप आदि महत्वपूर्ण मामले शामिल थे। उस समय तक IMF, UN और WHO जैसी संस्थाएं भी अस्तित्व में आ चुकी थी। और तीसरा फैक्टर था कम्युनिकेशंस। इसके अंतर्गत सारे कम्युनिकेशंस जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीग्राफ और सारी वायरलेस सर्विसेज लाइक रेडियो, मीडिया, ब्रॉडकास्ट आदि शामिल थे। इसके अलावा इसमें इंडियन रेलवे सर्विसेज, रोड ट्रांसपोर्ट, मैरिटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन और एयर फैसिलिटीज आदि भी शामिल थे। ये सब फैक्टर्स इन स्टेट द्वारा हैंडल करना लगभग नामुमकिन था। सरदार पटेल और VP मेनन ने भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन को राजी किया कि वे राजाओं से भारत में शामिल होने के फायदों के बारे में बताएं। तब 25 जुलाई 1947 को इनकी फैक्टर्स को हाईलाइट्स करते हुए लॉर्ड माउंटबैटन ने सभी राजाओं को एड्रेस करते हुए समझाया कि कैसे इंडियन डोमिनियन में शामिल होने में ही उनका हित है। इस तरह सरदार पटेल की कुशलता और एफर्ट्स के बाद ज्यादातर रियासत भारत में मर्ज हुए। बट अभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो इसके लिए राजी नहीं थे। ये स्टेट थे ट्रावनकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर रियासत और जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के एक रियासत के बारे में, ट्रावनकोर। ट्रावनकोर भी उन रियासतों में था जिसके राजा सर CP रामास्वामी अय्यर भी इंडियन डोमिनियन में मर्ज नहीं होना चाहते थे। इसके पीछे ब्रिटेन का हाथ था, क्योंकि ट्रावनकोर में पाए जाने वाले मोनाज़िटे नाम के मिनरल पर ब्रिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वामी अय्यर के फैसले ने जनता में इतना आक्रोश बढ़ा दिया कि उस समय के केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। इसके बाद वहां लॉ एंड ऑर्डर्स बिगड़ने की पॉसिबिलिटी के चलते आखिर राजा भारत में शामिल होने को राजी हो गया। इसके बाद जानते हैं जोधपुर रियासत के बारे में, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ के महाराजा हनवंत सिंह राठौड़ पाकिस्तान से नेगोशिएशंस कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे यदि कराची पोर्ट उन्हें दे दिया जाए और उनके व्यापार पर टैक्स न लगाया जाए। उनकी इस मांग को मोहम्मद अली जिन्ना ने मान भी लिया था, लेकिन समय रहते सरदार पटेल ने माउंटबैटन की मदद से महाराजा से बात कर यही रियायत उन्हें भारत से दिलाए। उन्हें कच्छ के पोर्ट का एक्सेस दिया गया और इस तरह जोधपुर के साथ साथ पड़ोस के बीकानेर और जैसलमेर रियासत की पाकिस्तान में जाने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ की, जो आज के गुजरात का सदर्न स्टेट था, जिसकी प्रेडोमिनेटली 80% पॉपुलेशन हिंदू थी और राजा एक मुस्लिम, जिसका नाम नवाब मोहम्मद महाबत खान जी था। वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जो कि वहां की जनता को नामंजूर था। जिन्ना इसमें कश्मीर कार्ड खेलना चाहता था, जिसे पटेल और VP मेनन भलीभांति भाप गए। इसलिए पटेल के कहने पर VP मेनन ने जूनागढ़ रियासत के दो छोटे राज्य मंगरोल और बाबरियाबाद को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया, जिसकी भनक लगने पर नवाब ने उन राज्यों पर हमला कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में सरदार पटेल ने मिलिट्री इंटरवेंशन कर जूनागढ़ का कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। इसके बाद नवाब कराची भाग गया और जूनागढ़ भी भारत में शामिल कर लिया गया। बाद में 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह लिया गया, जिसमें 99.2% लोगों ने भारत को चुना। इस लिस्ट में भोपाल रियासत का नाम भी आता है, जिसके तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान ने पूरी कोशिश की कि भोपाल रियासत एक स्वतंत्र देश बना रहे। भोपाल वो आखिरी रियासत था जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 30 अप्रैल 1949 को साइन किया। शुरुआती दिनों में भोपाल का एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के हाथों ही था, बट आगे चलकर वहां की जनता उनके इरेस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते आंदोलन करने लगी, जिसके फलस्वरूप पटेल ने भोपाल को पूरी तरह इंडियन डोमिनियन में मर्ज कर लिया। अब बात करते हैं सबसे चर्चित रियासत हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद रियासत उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसके निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को एक स्वतंत्र और इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे, जबकि ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। भारत के बीचों बीच इस तरह का एक देश होने से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। हैदराबाद के पास अपनी एक इंटरनल आर्मी थी, जिसे रजाकार कहते थे, जिसका हेड था कासिम रिजवी। ये रजाकार हैदराबाद से क्रॉस होने वाली हर ट्रेन को रोकते और पैसेंजर्स को लूटते थे। इसके अलावा रजाकार हैदराबाद के आसपास के इंडियन टेरिटरी के लोगों पर अटैक्स करने लगे और हैदराबाद में भी उनके अत्याचार बढ़ने लगे।
ऐसे में वहां की जनता निजाम के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन करने लगी। ऐसे सिचुएशन में सरदार पटेल ने मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में सोचा और जनरल करियप्पा से सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान से आने वाले रिएक्शन को हैंडल किया जा सकता है, जिसका जवाब करियप्पा ने सिर्फ एक शब्द हाँ में दिया। इसके बाद बिना देरी किए सरदार पटेल ने वहां आर्मी भेजकर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का इंडियन डोमिनियन में इंटीग्रेशन किया। इस मैटर को डिप्लोमेटिकली भी हैंडल किया गया, जिससे यूरोप के किसी भी देश ने हैदराबाद को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी और न ही हथियार दिए। इस तरह हैदराबाद को मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल टूल्स यूज कर भारत में मिलाया गया। अब बात करते हैं भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर के बारे में। 1947 में कश्मीर के तत्कालीन रूलर महाराजा हरि सिंह ने पूरी कोशिश की कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रहे। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, जिसके आधार पर पाकिस्तान उसे अपने में शामिल करना चाहता था। ऐसे में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और आगे बढ़ने लगे। चूंकि कश्मीर उस समय तक इंडियन डोमिनियन में शामिल नहीं था, तो भारत ने अभी तक मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू नहीं किया था। उसके बाद राजा हरि सिंह भारत से मदद की गुहार लगाने लगे। ऐसे में सरदार पटेल ने उन्हें पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर भारत में मर्ज होने को कहा, जिसे मानने के बाद ही भारतीय सेना ने मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए और इन पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलते धकेलते आज के LOC तक कश्मीर को रिकैप्चर किया। लेकिन उसी समय ये मामला UN में जाने से सीजफायर की घोषणा हुई और भारत को अपना ऑपरेशंस रोकना पड़ा। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जून 1947 से लेकर भारत के संविधान निर्माण तक के समय में भारत को एक साथ बनाए रखा। उनके इसी कार्य कुशलता के कारण हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और उन्हीं के कारण आज हम नेशनल यूनिटी डे को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उन्होंने क्विक डिसीजंस, एक्यूरेट सिनेरियो, डिप्लोमेटिक नॉलेज, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और मिलिट्री एक्शंस के तहत जो भारत की एकता और एकीकरण का महान कार्य किया, उसके लिए हम सभी भारतीय उनके सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।